नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए साही के कांटे का चतुर्थ अध्याय। लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय। व्योम के सीरीज की अन्य कहानियाँ, उपन्यास और इसके पहले के अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस कहानी के पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाहर खड़े नौजवान को नृपति ने आवाज दी। अरे कपिल, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, मैं तुम्हारा एक दूसरे से परिचय कराता हूँ। कपिल बोस और ये हैं देवाशीष भट्ट। औपचारिक परिचय के आदान प्रदान के बाद कपिल ने पूछा, नृपति दा, क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग कर सकता हूँ? अभी यहाँ आते समय मुझे रास्ते में कोई जरूरी बात याद आई थी। हाँ हाँ जरूर, आगे बढ़ो। कपिल जब दूसरे कमरे में चला गया तो नृपति ने टिप्पणी की, कपिल एक अच्छा लड़का है। उसके पिता अप्रत्याशित रूप से धनी आदमी है, लेकिन वह पैसे के पीछे पागल नहीं रहता। उसके अंदर कोई गंभीर अवगुण नहीं। पढ़ा लिखा है और अधिकतर समय टेनिस या बिलियर्ड की मेज पर बिताता है, और रात को उसे दूरबीन से तारों की गिनती करने का शौक है। परंतु उसके अंदर एक कमी है, वह शादी करने से इनकार करता है। अचानक प्रबल ने पियानो बजाना बंद कर दिया और खड़े होकर नृपति की ओर देखते हुए बोला, अरे नृपति दा, आज मैं जाता हूँ। उसने देवाशीष को अनदेखा कर दिया। इतनी जल्दी? क्या आज तुम्हारा रेडियो का कोई कार्यक्रम है? मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा था कि आज रात को तुम्हारा आकाशवाणी पर कोई कार्यक्रम है। हाँ, कार्यक्रम तो अवश्य है, लेकिन मेरी संगीत की रिकॉर्डिंग पहले ही हो चुकी है। आज मुझे स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। घर? क्या तुम्हारी पत्नी के साथ सब कुछ ठीक है? प्रबल ने अत्यंत व्यथित स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको बताना भूल गया नृपति दा, मेरी पत्नी की 1 महीना पहले मृत्यु हो गई। वह हृदय रोग से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कहा था यदि ऐसे रोगियों का ऑपरेशन 14 वर्ष की आयु से पहले नहीं किया जाता तो वे 21 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अपनी बीमारी से दम तोड़ देते हैं। मेरे ससुर ने हमारा विवाह करते समय मुझसे अपनी बेटी की दशा छिपाई थी। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, शुभ रात्रि। नृपति और देवाशीष दोनों उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। प्रबल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसने अपने मित्रों से उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वह सामान्यतः प्रतिदिन आता, विचार मग्न होकर पियानो बजाता और वापस चला जाता। नृपति जानते थे कि प्रबल की पत्नी कोई बीमार है, लेकिन इस घोषणा ने तो उन्हें अवाक ही कर दिया। उसी समय कपिल दूसरे कमरे से निकलकर अब उनके पास आया। उसने प्रबल की बात नहीं सुनी थी। उसने प्रबल की ओर देखा और टिप्पणी की, तुम अभी भी बड़ी अच्छी धुन बजा रहे हो। क्या तुम वापस जा रहे हो? तुम हमारे लिए कोई गाना क्यों नहीं गाते? घृणा से प्रबल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे गीत मुफ्त में सुनाने के लिए नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। इतना रूखा उत्तर सुनकर कपिल हैरान रह गया। फिर भी उसने मजाक को संभालते हुए कहा, यदि मुझे पैसा ही खर्च करना होता तो मैं तुम्हारा गाना ही क्यों सुनता? निश्चय ही आसपास अनेक अच्छे गायक हैं। कोई दूसरा शब्द बोले बिना प्रबल कमरे से बाहर चला गया। कपिल ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट जला ली। नृपति ने लजाते हुए कहा, प्रबल आज आपे से बाहर है। कपिल ने भी टिप्पणी की, उसका गुस्सा तो हमेशा 7वें आसमान पर रहता है, यह तो उसकी आदत है। नहीं, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कपिल चौंक गया। क्या? मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं। लानत है, आज मैं उसके प्रति बिना वजह ही अधिक कठोर हो गया था। नृपति ने कहा, अब इस बात को अपने मन से निकाल दो। अच्छा, तुम मुझे यह बताओ, इतने दिन कहाँ थे? हमने तुम्हें अपने पास कई दिनों से नहीं देखा। कपिल, मैंने छुट्टियां मनाने के लिए बेंगलोर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हुई। क्यों? जो व्यक्ति साथ जाने वाला था वह नहीं जा सका, और अकेले यात्रा करना कोई मजाक नहीं। हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? यदि तुम शादी कर लोगे तो तुम्हें यात्रा के लिए स्थायी साथी मिल जाएगा। कपिल हंसा और अत्यंत नाटकीय अंदाज में अंगड़ाई ली। एक महान कवि ने कहा था, मैं दुनिया को तब तक नहीं त्याग सकता जब तक कि मुझे मेरी सही लड़की ना मिल जाए। इस मामले में मैं कवि के साथ हूँ। लेकिन मेरे कानों में यह बात पड़ी थी, नृपति ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए सही लड़की खोजने का सर्वोत्तम प्रयास किया था, और मुझे यह भी पता चला कि उन्होंने तुम्हारे लिए कम से कम 50 सुंदर लड़कियों को पंक्ति में खड़ा कर दिया था। क्या तुम्हें उनमें से एक भी पसंद नहीं आई? कपिल कुछ गंभीर हो गया। नृपति दा,
दुनिया में अनेक सुंदर लड़कियां हो सकती है, किंतु केवल सुंदरता ही तो पर्याप्त नहीं। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जिसका बौद्धिक स्तर मेरे समान हो। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं पूरी तरह समझ गया। तुम बहुत चतुर इंसान हो। तुम अपनी दुल्हन का चुनाव स्वयं क्यों नहीं कर लेते? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिताजी को कोई ऐतराज नहीं होगा। अरे वही तो कोशिश कर रहा हूँ, कपिल हंसा। इसके बाद वार्तालाप सामान्य दिशा में मुड़ गया। देवाशीष अभी तक मूक श्रोता बना रहा था, अब वह भी वार्तालाप में शामिल हो गया। कपिल ने एक बार सुना था कि देवाशीष ने अपने जीवन यापन के लिए क्या किया था। उसने कहा, तो वह तुम ही हो क्या? प्रसिद्ध बटरफ्लाई कॉस्मेटिक्स उत्पादों के पीछे सचमुच ही तुम्हारा चेहरा है? मेरा समूचा परिवार तुम्हारे तेल, साबुन और क्रीम का ही प्रयोग करता है। तो अब तक कहाँ छिपे हुए थे? मैं तो यहीं था, लेकिन मैं अभी हॉल में ही निरपति बाबू से नहीं मिला था। वे कुछ देर आपस में बातें करते रहे। नौकर ने आकर उन्हें कॉफ़ी के छोटे छोटे कप थमा दिए। अंततः घड़ी ने 8 बजा दिए। मैं नहीं सोचता कि अब हमसे मिलने कोई आएगा, निरपति ने घोषणा की। मेरा भी अब घर जाने का समय हो गया है, देवाशीष ने कहा। इतनी जल्दी? हम तो आमतौर पर 9:30 या 9 बजे तक बातें करते रहते हैं, कपिल ने विरोध किया। नहीं, मैं फिर आऊँगा, देवाशीष ने वादा किया। तुम क्या कल आ सकते हो? हाँ, मैं अवश्य आऊँगा, देवाशीष ने निरपतिता को आश्वस्त किया। देवाशीष अगली शाम थोड़ा देर से आया। वह उस रात वहाँ देर तक यानी 9 बजे तक रुकने का इच्छुक था। आमतौर पर उसकी शामें घर में बैठकर ताज़ा पत्रिकाएं व वैज्ञानिक विषयों पर आलेख पढ़ने में बीतती थी। नृपति के यहाँ उसे कुछ नए लोगों से मिलने की आशा थी। प्रबल की बेसुरी बातों और प्रतिरोधी व्यवहार के बावजूद उसने नृपति के घर के माहौल को गर्मजोशी से भर दिया था। नृपति दा के घर देवाशीष 6:30 बजे गया और प्रबल को अकेले ही लगातार पियानो बजाते पाया। कपिल और एक अन्य नौजवान सोफे पर बड़े आराम से बैठे आपस में पंजा लड़ा रहे थे। नृपति किसी तीसरे युवक से बात कर रहे थे। उन्होंने देवाशीष को देखते ही उसे अंदर आने के लिए कहा। देवाशीष जैसे ही उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसे आमंत्रित करते हुए कहा, आओ यहाँ आराम से बैठो, वैसे इनसे मिलो। ये मिस्टर विजय माधव मुखर्जी हैं। विजय, ये देवाशीष है। विजय प्रोफेसरों के परिवार से आता है। इसने अभी हाल ही में अपनी संस्कृत की पढ़ाई भी पूरी की और अध्यापक की किसी अच्छी नौकरी की खोज में है। नृपति ने देवाशीष की पृष्ठभूमि के बारे में विजय को पहले ही बता दिया था। विजय देवाशीष के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। नृपति ने उठते हुए कहा, तुम दोनों अपनी वार्ता जारी रखो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। विजय ने थोड़ा देवाशीष के निकट आते हुए कहा, कितनी विचित्र बात है कि हम दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे से नहीं मिले। उसने देवाशीष को पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। वह युवक दीपा के लिए एक आदर्श वर हो सकता था। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में यह कोई असामान्य बात नहीं है कि लोग अपने पड़ोस में रहने वाले आदमी को ना पहचानते हों और उससे कभी मिले भी ना हों। देवाशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत विचित्र है सचमुच। इस बीच कपिल और अन्य लड़के का पंजा युद्ध खत्म हो चुका था। नृपति ने उनके पास जाकर कहा, अच्छा, खड़क बहादुर, तुम तो अपने गांव जाने वाले थे ना? हाँ, जाने तो वाला था, खड़क बहादुर ने हंसते हुए कहा, पर योजना विफल हो गई। खड़क बहादुर जन्म से नेपाली था, परंतु उसकी माँ बंगाली थी, इसलिए उसकी मातृभाषा भी बंगाली थी। 23 वर्ष का सुंदर गोरा छर्रा नौजवान। उसकी आकृति में मंगोलियाई अंश इतना कम था कि आसानी से नहीं पहचाना जा सकता था। वह शहर के सुप्रसिद्ध फुटबॉल क्लब का जाना माना खिलाड़ी था। तो तुम्हारे जाने का प्रोग्राम रद्द कैसे हो गया? मेरी शादी की बातचीत काठमांडू में पक्की हो गई थी, लेकिन अचानक हमें तार के जरिए सूचना दी गई कि कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण शादी टल गई। मतलब इसका तात्पर्य है 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। फुटबॉल का मौसम वैसे भी शुरू हो गया है, अब तुम जल्दी नेपाल नहीं जा पाओगे। इसी बीच नौकर एक बड़ी सी तश्तरी में एक साथ कॉफ़ी के अनेक कप लेकर आया। हर एक ने अपने कप उठा लिया। इस बीच मुख्य द्वार से एक आवाज़ आई, अरे मैं भी आ गया हूँ, एक कप मेरे लिए भी छोड़ देना। और उस युवक ने कमरे में प्रवेश किया। आयु 27 वर्ष, सफाचट दाढ़ी, चमकीली आंखें, अत्यंत गोरा रंग, जैसे जिसे देखकर सूर्यदेव भी लजा जाए। अंदर आओ सुजान, नृपति ने आमंत्रित किया। सुजान मित्रा रुपहले पर्दे का उभरता हुआ सितारा। उसकी 2 फिल्में हिट हो गई थी और वह फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम बनाने लगा था। वह गंभीर और हास्य भूमिकाएं
निभाता था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वह लगातार आगे बढ़ते हुए शौहरत और पैसा दोनों कमा रहा था। उसके अंदर घमंड नामो निशान तक का नहीं था। उसके निजी जीवन के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। वह दक्षिणी कलकत्ता के एक छोटे से घर में अकेला रहता था और खाना अक्सर बाहर ही खाता था। सुजान ने फुर्ती से तश्तरी में से कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा, मैं ठीक समय पर पहुंच गया। अगर 1 मिनट भी देर होती तो कॉफ़ी से वंचित हो जाता। उसने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। देवाशीष को देखने के बाद उसने चहकते हुए कहा, निरुपति दा, देख रहा हूँ हमारे बीच एक नया चेहरा आया है। अरे हाँ, आओ तुम्हारा परिचय कराता हूँ। अरे खड़क, तुम भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते? परिचय हो जाने के बाद सुजान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवाशीष बाबू, अब आप मुझे बताइए, आपको फिल्म देखने में मज़ा आता है या फुटबॉल खेलने में? देवाशीष ने उत्तर दिया, मुझे दोनों प्रिय हैं और मैंने आप दोनों को कई बार खेल के मैदान में और साथ साथ रुपहले पर्दे पर भी देखा है। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। बैठक लगभग रात के 9 बजे खत्म हुई। देवाशीष प्रसन्नचित होकर घर लौट आया। रविवार की सुबह विजय, उसके पिता नीलमाधव एवं निरुपति दा के देवाशीष के घर आने से पहले कुछ शामें इसी तरह गुजर गई। देवाशीष उन्हें सम्मानपूर्वक आने अतिथि कक्ष में ले गया। नकुल से चाय लाने का अनुरोध किया। नीलमाधव मुखर्जी एक गंभीर आदमी थे। वे देवाशीष के बारे में विजय से पहले ही काफ़ी कुछ सुन चुके थे और उन्होंने अपनी ओर से भी उसके बारे में पूछताछ की। महसूस किया कि देवाशीष दीपा के लिए उत्तम वर होगा, इसलिए वे आज स्वयं देखने चले आए और अपनी तरफ से भी स्वीकृति दे दी। मात्र आधा घंटा के अंदर ही शादी की बात भी पक्की हो गई। देवाशीष के पास उस समय उसकी जन्म कुंडली नहीं थी, इसलिए ग्रह नक्षत्र की बात अभी समीकरण से दूर रही। निरुपति ने कहा, देवाशीष, मैं जानता हूँ कि दीपा तुम्हें पसंद आएगी, फिर भी चाहूँगा कि तुम एक बार उससे स्वयं मिल लो। आज शाम को मैं तुम्हें उनके घर ले चलूँगा। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? देवाशीष ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। यद्यपि कुछ दिनों से दोनों यानी कि देवाशीष और निरुपति दा एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उस दिन दोपहर बाद निरुपति दा देवाशीष को दीपा के घर ले जाने के लिए आए। उसका परिवार उनसे औपचारिक रूप से अतिथि कक्ष में मिलने वाला था। थोड़ी बहुत साफ सफाई और झाड़ पोंछ के अलावा कोई विशेष प्रबंध तो नहीं किया गया था। कॉफ़ी की मेज पर एक गुलदस्ता और फर्श पर कालीन बिछा दिए गए। विजय पहले उन्हें ड्राइंग रूम तक ले गया। इसके बाद नीलमाधव नीचे आए और देवाशीष को तीसरी मंजिल पर ले गए। उदय माधव ने उसके साथ थोड़ी बातचीत की। उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट हो गया कि उनके भावी पौत्री दामाद को स्वीकृति मिल चुकी थी। इसके बाद नीलमाधव मेहमानों के साथ नीचे आ गए। उसके तत्काल बाद विजय दीपा को लेकर कमरे में आया। वह मेज के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक सादी साड़ी पहनी हुई थी, कानों में छोटी छोटी बालियां और प्रत्येक कलाई में 3-3 चूड़ियां पहन रखी थी। अतिथियों को खासतौर पर दिखाने के लिए अधिक सजाया सवारा नहीं गया था। असंभव था कि उसने भी खुद सजने संवरने से इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर विद्रोह का भाव साफ दिखाई दे रहा था। दीपा ने उड़ती नज़र से देवाशीष को देखा। इसके बाद उसने अपना चेहरा पुनः दूसरी ओर कर लिया। उसकी तिरछी भौं के नीचे उसकी आंखें तलवार की धार की तरह दिखाई दे रही थी। देवाशीष तो दीपा पर मोहित ही हो गया, परंतु जिस तरह दीपा ने उसे देखा था वह उसे बहुत पसंद आया था। उसने महसूस किया कि वह उसके लिए एक अच्छी पत्नी सिद्ध होगी। कुछ मिनट बाद विजय ने कहा, दीपा, अब तुम जा सकती हो। दीपा वापस चली गई। देवाशीष ने मिठाई खाई और शर्माते हुए शादी की सहमति दे दी। 2 सप्ताह के अंदर सारा प्रबंध करके शादी भी हो गई। घर वालों की कड़ी निगरानी के बावजूद किसी को पता नहीं चला कि दीपा अपने प्रेमी के साथ इस बीच गुप्त रूप से टेलीफोन पर बात भी करती रही थी। जो नौजवान निरुपति के चाय सत्र में नियमित मेहमान होते थे, उन्हें शादी की दावत में दुल्हन के घर आमंत्रित किया गया, क्योंकि अब वे विजय के भी मित्र बन गए थे। देवाशीष के घर होने वाली दावत में उसकी फैक्ट्री के कर्मचारियों के अलावा दोस्तों को भी आमंत्रित किया गया था। एक प्रकार से ये लोग विजेता बनकर के उभरे। देवाशीष के घर में उसकी कोई महिला संबंधी तो नहीं थी, इसलिए दीपा की कुछ सहेलियों और पड़ोसियों ने देवाशीष के घर जाकर उसकी दुल्हन की सेज फूलों से सजाई। देर रात तक खान पान हंसी मजाक का दौर चला। सभी मेहमान दुल्हन के लिए उपहार लेकर आए थे। निरुपति ने उसे उपहार में एक सोने की कलाई घड़ी भेंट की। कपिल ने अपना कीमती फाउंटेन पेन, खड़ग ने उपहार में एक नेपाली चाकू खुरकरी दी। प्रबल ने अपने गीतों के कुछ रिकॉर्ड दिए। सुजान मित्रा ने देवी सरस्वती की चांदी की मूर्ति प्रदान की।
देवाशीष के साथियों और कारखाने के कर्मचारियों ने भी उसे अवसर के अनुकूल उचित उपहार दिया। दावत के साथ नाच गाना समाप्त हुआ और अतिथियों द्वारा नव दंपति को विदाई देते देते आधी रात हो गई। वैवाहिक जोड़े के लिए यह एक विशेष रात थी, सुहाग रात। अपने आखिरी मेहमान को विदा करने के बाद देवाशीष ऊपरी मंजिल पर गया। उसके सभी कमरों में बत्तियां जल रही थी। निवास कक्ष में दीपा एक कुर्सी पर अकड़कर बैठी हुई थी।